हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। आगे लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल 3.14, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पाई की प्लेस पर 22/7 नहीं बल्कि 3.14 लेकर चलना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, यानी कि कोनिकल टेंट बनाने के लिए कितने टारपोलिन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कोनिकल टेंट जो बनाना है ना, वो उस कोनिकल टेंट की आपको हाइट दी हुई है कि आपको 8 मीटर यानी 8 मीटर ऊंचा एंड बेस रेडियस 6 मीटर, और उसके जो बेस का रेडियस होगा ना, वो कौन है, उसका बेस कैसा होगा, सर्कुलर। तो सर्कल की आपको रेडियस दी है 6 मीटर, यानी 8 मीटर हाइट और उसकी बेस रेडियस कितनी रहेगी 6 मीटर। आपको इतने डायमेंशन का एक कोनिकल टेंट तैयार करना है उस कपड़े से। अच्छा, क्वेश्चन के पहले लिखा हुआ है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए व्हाट लेंथ यानी कितनी लंबाई का टारपोलिन, आगे लिखा हुआ है 3 मीटर वाइड, जिसकी जो कितना वाइड है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, यानी बी की वैल्यू 3 मीटर, यानी लेंथ आपको नहीं पता है और ब्रेथ आपको पता है। अच्छा, इससे आपको पता क्या चल रहा है, लेंथ आपसे पूछा हुआ है और ब्रेथ आपको दी हुई है। तो किस शेप में लेंथ और ब्रेथ होते हैं, ऑब्वियसली रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको बिल्कुल आराम से समझाते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझते हैं। रेक्टेंगल के शेप का एक टारपोलिन का पीस है, ओके। उसकी लेंथ आपको नहीं पता है, उसकी ब्रेथ आपको पता है कितना है, वो 3 मीटर। और इसे कन्वर्ट करके क्या बनाना है हमें, कोनिकल टेंट के शेप में, ओके। तो कपड़ा वही है, उसका हमें शेप चेंज करके क्या बना देना है, कोनिकल टेंट, ओके। उस कोनिकल टेंट की बेस की रेडियस रहेगी 6 मीटर और उसकी हाइट रहेगी 8 मीटर, है ना। अच्छा, इसको और इसको यही कपड़ा इस्तेमाल हुआ है कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहेगा, कौन सी बातें सेम रहेंगी। इसको हम सिंपल तरीके से समझाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी टेलर के पास अपना कोई भी चीज़ सिलवाने गए, ओके। कपड़े वगैरह तो हम सिलवाते रहते हैं। तो आपने क्या किया, एक कपड़ा आप मार्केट से लाए परचेस करके और आपने टेलर को दे दिया। टेलर ने सारे कपड़े का यूज़ करके आपने जो भी कुछ बोला हो, है ना, पैंट शर्ट जो भी कुछ आपको बनवाना हो वो आपने वो बना के दे दिया, है ना। इसमें हुआ क्या, कौन सी चीज़ यहाँ पर सेम रही, उस कपड़े का एरिया, है ना। मैंने क्या बोला, जितना कपड़ा आपने टेलर को दिया था उतने पूरा कपड़ा, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, ना तो कुछ बचा और ना ही टेलर ने अपनी तरफ से उसमें ऐड किया। वो सारे का सारा कपड़ा उसने क्या किया, आपको जो कुछ भी बनवाना था ना, उसने वो बना के तैयार कर दिया। तो इस कंडीशन में जो कपड़ा आप ला के दिए थे ना उसको, वो एरिया और तैयार होने के बाद जो कुछ भी बना हुआ है, उन दोनों चीज़ों का एरिया सेम रहेगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना आप। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल के शेप का टारपोलिन का आपके पास एक पीस है ना, उसकी आपको लेंथ नहीं पता है और ब्रेथ पता है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करके क्या बना देना है, इस कोनिकल टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ना, यानी कोनिकल टेंट ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या सेम रहेगा, कपड़ा तो वही है ना। बस ये रेक्टेंगुलर से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, आपने कन्वर्ट किया हुआ है इस कोनिकल शेप में, कोनिकल टेंट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये एरिया और ये एरिया ये दोनों सेम रहेंगे। अब आप बात समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है।
आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करके आपने ना कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, कोनिकल टेंट बना दिया। तो इन दोनों कंडीशन में टारपोलिन का जो कपड़ा है ना उसका एरिया बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। तो इसका एरिया तो आप फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ का एरिया आप किसी ना किसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो टारपोलिन कहाँ कहाँ लगता है जब आप टेंट बनाते हैं? केवल बाउंड्री पर, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया पर, है ना। तो अगर आपने कोनिकल इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, इसका मतलब आपने ये इसका एरिया फाइंड कर लिया। दोनों के एरिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर आप इस कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं तो वो उस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रहेगा। अब आप बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इस कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अच्छा, कोनिकल टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे ना, वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एल की वैल्यू नहीं पता, नो प्रॉब्लम, एल की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं ये तो अब आप सीख ही चुके हैं। एक रफ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। राइट ट्राइंगल, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज एच। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? यहाँ पर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, बेस रेडियस कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ था? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 का हम स्क्वायर लिखेंगे, और एच यानी कि 8, 36 प्लस 64, एल स्क्वायर इज इक्वल, ये होगा 100, और यहाँ से कन्वर्ट होगा स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इट इज़ 10। यूनिट क्या था यहाँ पर? मीटर। तो एल की वैल्यू हमको मिल चुकी है, वो है 10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। चलिए, तो पाई आर एल यानी पाई की प्लेस में हम लिखेंगे 3.14। 22/7 नहीं लिखना है, क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ था ब्रैकेट में 3.14 लेना है। और इसका रेडियस कितना था? इसका रेडियस था 6 मीटर, एंड एल की वैल्यू रिसेंटली वी फाउंड दैट इज़ 10 मीटर। ओके, अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, 3.14 इंटू इन दो को मल्टीप्लाई किया, मिला 60। अब हम 6 को ना इस 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये रहा 0। इसके बाद आगे ना ये 2 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल प्लेस कर देना है, तो ये है 188.40, यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 188.4, ये देखिए, ये जो कोन है ना इसका कर्व सरफेस एरिया निकला हमारे पास 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जितना कपड़ा ये है वो इसी से कन्वर्ट किया था ना, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? सेम, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया और इस कोनिकल शेप का एरिया ये दोनों सेम रहेंगे। तो उसी के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। वो कोनिकल टेंट है ना, वो दोनों सेम रहेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया कितना निकला? 188.4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेंथ तो आपको नहीं पता, तो एल के प्लेस पे हम एल ही लिखेंगे, और ब्रेथ आपको पता था 3 मीटर। अब यहाँ से ना हम 3 को ट्रांसपोज करते हैं, 188.4 अपॉन 3 कैंसिल करते हैं, 3 से 6 टाइम 18,
एंड फिर 3×2=6, इसके बाद आएगा 0.238=62.8 मीटर। ओके, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, टेलर वाला एग्जांपल है ना। आप टेलर के पास गए, आपके हाथ की आस्तीन है ना, आपको शर्ट बनवानी है ना, तो जब आस्तीन आप का मेजरमेंट करेंगे ना, यहाँ तक सपोज कीजिए यहाँ तक आपकी लेंथ आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल है 24 है ना, 24 इंचेस। तो जब वो टेलर कटिंग करेगा ना, तो वो एग्जैक्ट 24 लेकर नहीं चलेगा यहाँ पे, वो उससे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेगा, है ना, क्योंकि उसको वापस अंदर फोल्ड भी करना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, वो जो एक्स्ट्रा कटिंग है, वो जो वेस्टेज की बात की गई है ना, वो इसीलिए की गई है। तो वो आपको कितना लेके चलना है, जैसे टेलर ने लिया था ना 1 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो वैसे ही ना आपको यहाँ पर 20 इंचेस एक्स्ट्रा लेके चलना है, सॉरी 20 सेंटीमीटर। तो वो लेंथ में आप ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा लेके चले हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट वो है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर है और ये मीटर है ना। तो फाइनल लेंथ निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, है ना। अभी आप इसको प्रेजेंट में ऐड नहीं कर सकते, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे ना, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये बन जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फाइनल लेंथ रही वो होगी 62.8 प्लस 0.2 यानी कि 63 मीटर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन हल्का सा लेंदी है, लेकिन बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो बिल्कुल आसान है ये, है ना, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। So this was question number 5. Inshallah in next video we are going to solve next question. Thank you.